हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास के अंदर बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर फर्स्ट है उसको शुरू कर रखा है, जीवों में प्रजनन। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जैसे अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया, कायिक परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया, और आगे हम आज पढ़ने वाले हैं प्रजनन का जो दूसरा प्रकार है, लैंगिक प्रजनन। दो प्रकार बताए थे, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। तो आज लैंगिक प्रजनन की हम लोग बात करेंगे। देखो, आपको ये बात पता भी है लेकिन प्रजनन किसे कहते हैं, तो कोई बड़ी कहानी नहीं होगी। मेरे अनुसार तो कोई टफ बात नहीं है कि आपको पता नहीं हो। लैंगिक प्रजनन हम उसे कहेंगे जिनमें ऐसा प्रजनन जिसमें नर और मादा दोनों शामिल होते हो। प्रजनन का वह प्रकार जिसमें नर और मादा दोनों शामिल होते हो क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन कहलाता है। लैंगिक प्रजनन के अंदर युग्मक का निर्माण होता है। लैंगिक प्रजनन के अंदर किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है और युग्मकों का संलयन होता है। युग्मक का निर्माण होता है, युग्मकों का संलयन होता है, वह युग्मनज बनता है। ये क्रियाएं किसमें पाई जाती है? लैंगिक प्रजनन में पाई जाती है। युग्मक दो प्रकार के हैं, जैसे मैंने ऊपर नाम लिखा ना, नर और मादा दोनों शामिल होते हैं, तो फिर युग्मक भी दो प्रकार के हो गए। एक युग्मक का नाम है नर युग्मक और एक क्या हो गया? मादा युग्मक। मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। नर युग्मक, अगर मैं एनिमल ह्यूमन की बात करूं तो आप इसे शुक्राणु कहते हो और इसको आप क्या कहते हो? अंडज कह दो या अंडक कह दो, एक ही बात है, ठीक है। फिर इन दोनों का क्या होता है? संलयन होता है और संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। ये कैसे होते हैं? युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? इनमें आधी होती है, जबकि युग्मनज के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? द्विगुणित होते हैं। क्यों? एन ये आधा दोनों मिलके क्या बन गए? 2n, यानी इसके 23 इसके 23। अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो यहाँ क्या बन गए? 46 बन गए। ये मैं यहाँ नहीं समझाऊंगी, आपको पूरा ध्यान में रखना। हमारे अगला जस्ट इसके बाद में टॉपिक है युग्मक निर्माण, वहाँ समझाऊंगी, यहाँ नहीं समझाऊंगी। यहाँ तो बस ऐसे ही बता दी। यहाँ तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि युग्मक का निर्माण होता है, युग्मनज बनता है, ठीक है। और नर और मादा दोनों प्रजनन में भाग ले रहे हैं तो वो लैंगिक प्रजनन हो गया। इतनी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। दूसरी बात यहाँ देखिए, लैंगिक प्रजनन के दौरान क्या है? लैंगिक प्रजनन के दौरान विभिन्नताएं पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? विभिन्नता। अरे विभिन्नताएं तो होगी। आधे लक्षण नर के आगे, आधे लक्षण मादा के आगे, नर और मादा के लक्षण मिलकर के क्या बना लिया? एक नया ही लक्षण बना लिया। तो विभिन्नता तो अपने आप ही हो गई। क्या दिक्कत हुई? अब जैसे देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको यहाँ पे इस बात को समझाने के लिए। मैं कह दूं ये नर के हैं गुणसूत्र और ये मादा के गुणसूत्र है। मेरी बात सुनो, नर और, है ना, मैं इसके युग्मक बना दूं। ये लो, इनको दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, मतलब मैंने इसके युग्मक बना दिए। ये हो गए नर युग्मक, है ना, ये हो गए नर युग्मक और ये हो गए मादा युग्मक। अब मेरी बात सुनो, एक एक्स तो आ गया यहाँ से और एक एक्स आ गया यहाँ से। अब ये विभिन्न हुआ कि नहीं हुआ? अब इन यहाँ के जो लक्षण थे वो अलग है और यहाँ के लक्षण वाला जो जीव होगा वो अलग होगा। ह्यूमन क्यों होगी? लड़की, ये लड़की के तो होगी लड़की, बट इनमें विभिन्नता होगी। क्यों? क्योंकि एक एक्स इसका किससे आया है? नर से आया है, तो नर के लक्षण अलग थे और मादा के अलग थे। तो कुछ भी, अब आप देखते भी हो जो लड़कियां होती है उसके जो लक्षण होते हैं उसके अपनी मम्मी से अलग होते हैं। भी ऐसा नहीं सिंग विंग नहीं उगे होते, कई सोच लो सिंग विंग उग जाते हैं तो लड़की, लेकिन उनके दिखने में अलग है ना। जो चेहरा होता है उसकी पहचान अलग होती है।
विभिन्नताएं अलग होती है उनके अंदर, है ना, अलग व्यवहार होता है, कुछ काम करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है अपनी जो मम्मी है उससे, और कुछ उनसे बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाती है उससे भी कम, है ना। तो वही बात है, तो यही बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि लैंगिक लक्षण में नर और मादा दोनों शामिल होते हैं। तो दोनों के लक्षण आगे वाली पीढ़ी के अंदर जा रहे हैं, तो आगे वाली पीढ़ी में क्या मिलेगी, विभिन्नताएं मिलेगी। जितनी ज़्यादा विभिन्नता आएगी उतना ज़्यादा ही होगा जैविक विकास। और पूछे ना जैविक विकास का आधार क्या है, तो आप क्या कहोगे, विभिन्नताएं ही जैविक विकास का आधार होती है। और विभिन्नताएं किस प्रजनन से मिलती है, लैंगिक प्रजनन के दौरान मिलती है। अलैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। अलैंगिक जनन में तो क्लोन बनता है जो आनुवांशिक और अकार्यकीय रूप से अपने जनक के समान होता है, इसमें जनक के समान नहीं होता। तो इनमें विभिन्नताएं, और जितनी ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाएगी उतना ज़्यादा जैविक विकास होगा। जैविक विकास आपको पता है कि जैविक विकास जितना होगा उतना ही ज़्यादा ही विकास शब्द अपन जिसके लिए काम में लेते हैं, डेवलपमेंट शब्द जिसके लिए काम में लेते हैं, क्योंकि विभिन्नता आएगी तभी वो किसी भी वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर सकता है। अगर विभिन्नताएं नहीं होगी तो वातावरण में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर सकता। ठीक है, तो विभिन्न वातावरण में या प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर विभिन्नताएं अगर आ रही है तो अपने आप को वो क्या कर लेगा, अनुकूल सुरक्षा प्रदान होगी इसके अंदर। एक क्या मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी उसके अंदर। ठीक है बच्चों, चले आगे। अब उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा बनता है, अब यहाँ से तुम लोग कर सकते हो ना, अगर परीक्षा में आ जाए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर बताओ। हाँ, दूसरी बात, एक बात और नहीं बताई, अलैंगिक जनन के अंदर लैंगिक जनन के अंदर समसूत्री विभाजन भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होगा, जब युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, क्योंकि युग्मक क्या होते हैं, आधे होते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक के संलयन के बाद में क्या बनता है रे, युग्मनज बनता है। क्या बनता है रे, युग्मनज बनता है। उस समय समसूत्री विभाजन होगा। सेम वैसी ही कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी ताकि उत्तक बने, अंग बने, अंगतंत्र बने, तो वहाँ समसूत्री। जबकि युग्मक निर्माण के समय कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये आप ध्यान रखोगे, अर्धसूत्री विभाजन केवल युग्मक निर्माण के समय ही होता है, बाकी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। चले आ जाओ, तो अब अंतर करें, कर डालो अंतर भी, क्या दिक्कत है। तुम लोग रिपीट करो, अपने दिमाग के अंदर लेके आओ अंतर। कि देखो पहला अंतर क्या है, अलैंगिक जो जनन है उसके अंदर कौन शामिल होता है, अलैंगिक जनन के अंदर एक तरफ लिख दो अलैंगिक जनन। देखो तुम अगर ऑफलाइन में होते ना तब तो मैं तुम लोगों से ही करवाती ये वाला क्वेश्चन। देखो सीधी सी बात है, देखो इसके अंदर एकल जीव शामिल होता है प्रजनन के समय। इसके अंदर नर और मादा दोनों शामिल होते हैं प्रजनन के समय। इसके अंदर युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जबकि इसके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है, संलयन नहीं होता है और ना ही युग्मनज बनते हैं, जबकि इसके अंदर युग्मक का संलयन होता है वह युग्मनज बनते हैं। चौथी बात, इसके अंदर विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, जनक के समान ही संतति होती है, जबकि इसके अंदर विभिन्नताएं पाई जाती है। ये जैविक विकास में शामिल नहीं होता है,
जबकि ये जैविक विकास में शामिल होता है। ये निम्न वर्ग के जीवों में पाया जाता है, ये उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। ये लो जी, इनके बीच में अंतर पढ़ लो फटाफट एक बार बोर्ड पे से अंतर। मैंने क्या क्या अंतर लिखे हैं जल्दी से पढ़ लो फटाफट, फिर आगे का टॉपिक करवाऊँ। हो गया, चलिए जी, रफ में लिखते जाना भाई। नोट तो भेजो भाई, याद करने के लिए तो रफ कॉपी चाहिए। अब रफ कॉपी उठा लो और जो जो मैं बातें आपको रफली समझा रही हूँ उनको रफली लिखते चलो, ठीक है। बात समझ में। अब हम कहेंगे कि जिनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है उनके जीवन में 3 अवस्थाएं होती है। जिनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है उनके जीवन में 3 अवस्थाएं होती है। वो 3 अवस्थाएं, पहली अवस्था का नाम है किशोरावस्था। ये लो, पहली कौन होगी? किशोरावस्था। दूसरी होगी, ये प्रावस्था लिख दूं क्या? दूसरी होगी जनन प्रावस्था या प्रजनन प्रावस्था, और तीसरी होगी जीर्णावस्था। बुढ़ापा लो रे, जीर्णावस्था क्यों को बुढ़ापा ही कह दो। जीर्णावस्था जीने से धाप गया, अब इच्छा उच्चा भगवान उठा ले तो बढ़िया रहे, है ना, वही कर। लेकिन अभी अरे अपन को तो बहुत जीना है, बहुत कुछ देखना है। तो 3 अवस्थाओं के नाम आप ध्यान रखना जिनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। चलो, पहली अवस्था आप किशोरावस्था किसे कहोगे? जिसको इंग्लिश में जुवेलाइन अवस्था कहते, जुवेलाइन अवस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था किसे कहोगे? जुवेलाइन अवस्था किसे कहोगे? या फिर कायिक अवस्था किसे कहोगे? इसको कायिक अवस्था भी कहते हैं, लिख दूं यहीं पे, कायिक अवस्था। जीवन की वह अवस्था जिनके अंदर कायिक अंगों में, कायिक कोशिकाओं में वृद्धि होती है। कायिक कोशिकाओं में वृद्धि होती है जिस प्रावस्था में, और यह प्रावस्था जनन से पहले की प्रावस्था कहलाती है। यह प्रावस्था जनन से, यानी कि जब कोई भी इंसान है, मेरी बात सुनो, किसी भी इंसान का जन्म हुआ, ठीक है, उसमें वृद्धि और विकास हो रहा है, होते होते वो एक अवस्था में पहुंच गया, यौवनावस्था। यौवनावस्था, तो यौवनावस्था में पहुंचने का समय, बीच का जो समय है, जन्म से यौवनावस्था में जाने का जो समय है, वो किशोर। देखो वैसे तो ये अलग अलग विभाजित होते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो शैशवावस्था बचपन वाली, फिर बाल्यावस्था हो जाती है ना, बाल्यावस्था 6 से 12 साल चलती है, फिर किशोर। लेकिन हमें उसमें नहीं जाना, हमें फिजियोलॉजी में नहीं जाना भाई, हमें तो सीधे सीधे क्या कहते हैं, यौवनावस्था से समय की जो प्रावस्था होती है उसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, यौवना से पहले की। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर अभी प्रजनन नहीं हो सकता, प्रजनन करने के लिए तैयार बट प्रजनन नहीं हो रहा है, वो अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। अगर मैं पौधों की बात करूं, मेरी बात सुनो, अगर मैं पौधों की बात करूं तो आप क्या कह दो, फूल पुष्प लगने से पहले की प्रावस्था। पौधों में पुष्प लगने से पहले की जो प्रावस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। और हमारे अंदर, जैसे मैं अगर लड़कियों की बात करूं तो मासिक चक्र शुरू होने से पहले की अवस्था। पुरुष की अगर मैं बात करूं तो शुक्राणु बनने से पहले की अवस्था। ये सब क्या कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। तो आप कह दो यौवनावस्था से पहले की अवस्था क्या कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। क्योंकि देखो पौधों में पुष्प लगी, आपको पता है एक पौधा, उसको उगाते फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर उस और थोड़ा बड़ा होता है, फिर कुछ समय के बाद में उसके फूल लगते। तो फूल लगने से पहले पहले का जो समय निकला था,
फूल यहाँ लगे तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लग रहा था वो किशोरावस्था हो जाता। आप सीधे सीधे क्या कहते हो, यौवनावस्था से पहले का समय क्या कहलाता है, किशोरावस्था कहते हैं। फूल पुष्प लगने से पहले की अवस्था क्या कहलाती है, किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर आप ध्यान रखना, सभी जैविक प्रक्रियाएं, सजीवों में होने वाली सभी जैविक प्रक्रियाएं जल्दी होती है, फास्टली होती है। इसमें जितनी भी ऊर्जा बनती है वो सभी की सभी ऊर्जा कायिक अंगों के या फिर कायिक कोशिका के निर्माण में शामिल होती है। जैसे मैं अगर एक पादप की बात करूँ तो पादप के कायिक भाग कौन कौन से, जड़, तना, पत्ती। तो किशोरावस्था में पादपों में जो ऊर्जा बनती है वो संपूर्ण ऊर्जा कायिक अंगों के विकास के लिए प्रयोग में ली जाती है। जनन की कोई कहानी नहीं होती, ना अंड बनता है ना शुक्राणु बनता है वहाँ पे। मेरी बात समझ में आ गई होगी इतनी बात। तो किशोरावस्था में क्या लिखोगे आप लोग, पहले तो ये बात देखो। आप ये कहोगे इसे पूर्व प्रजनन काल कहते हैं, पूर्व प्रजनन काल कहते हैं। प्रजनन से पहले का समय होता है प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड। क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड, प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड कहा जाता है इसे, एक बात। दूसरी बात ये कि पुष्प लगने से पहले की प्रावस्था यानी प्रजनन से पहले की प्रावस्था होती है। जितनी भी ऊर्जा इसमें आती है वो सभी की सभी कायिक अंगों के विकास के लिए प्रयोग में ले ली जाती है। ठीक है, चलिए इसे कायिक प्रावस्था भी कहते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी प्रावस्था, इसे पूर्व प्रजनन, प्रजनन से पहले। तो अगली कर दो प्रजनन प्रावस्था या जनन प्रावस्था, जनन प्रावस्था, यौवनावस्था, यौवनावस्था वह प्रक्रिया जिसके अंदर सजीव प्रजनन करने के लिए तैयार रहता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, जनन प्रावस्था कहते हैं। जैसे एक मैं पादप की बात करूँ तो पादपों में इस अवस्था में क्या लग जाते हैं, पुष्प लग जाते हैं, क्योंकि पादप का पुष्पीय भाग ही लैंगिक जनन के लिए काम में आता है, जो हमारा अगला चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ तो इतनी डिटेल हमें देनी नहीं। तो इस जनन के लिए तैयार हो जाता है, इसमें परिपक्वता आ जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, सजीवों के में जनन की क्रिया, लैंगिक जनन हो रहा है, उसमें जो युग्मक का निर्माण हो जाता है, युग्मक में संलयन हो जाता है, युग्मनज बन जाते हैं और नई पीढ़ी का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया शरीर में जितनी भी ऊर्जा बनती है वो संपूर्ण ऊर्जा प्रजनन में काम में ली जाती है। इस अवस्था में हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। वहाँ तो वृद्धि हो रही थी, अब यहाँ वृद्धि नहीं होगी, शरीर की आकार नहीं बढ़ेगा। ध्यान में रखना, जब हम प्रजनन अवस्था में शामिल हो जाएंगे या फिर एक फीमेल के अंदर मासिक चक्कर शुरू हो जाता है, एक है ना, यानी वो मेच्योर हो जाती है, तब कहा जाता है कि इसकी हाइट शायद ही बढ़ेगी। अब क्यों कहा जाता है, या फिर वृद्धि कम हो जाती है, धीरे धीरे वृद्धि होगी। क्योंकि जितनी ऊर्जा चाहिए थी वो ऊर्जा तो इस जनन प्रावस्था में काम में आ गई, युग्मक बनाने के लिए काम में आ गई है, युग्मक बना रही है। जनन के जो भी लक्षण होते हैं उनके लिए ऊर्जा काम में ली जाती है, तो साइज बढ़ने में ऊर्जा में क्या होती है, कमी आ जाती है। संपूर्ण ऊर्जा प्रजनन के लिए काम में ली जाती है, कायिक विकास के लिए ऊर्जा क्या है, कम, तो या कायिक वृद्धि कम होती है। जबकि जुवेनाइल फेज में, किशोरावस्था में कायिक वृद्धि सबसे अधिक होती है। इतना अंतर आप ध्यान में रखोगे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि जनन प्रावस्था के अंदर हम पौधों को कितने भागों में बांटें। पुष्प लगने के लिए हम पौधों को कितने भागों में बांटें, तो पुष्प लगने के लिए हम पौधों को बांटेंगे 2 भाग के अंदर, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक एंड सेकंड इज द पॉलीकार्पिक।
मोनो यानी एक, कार्पिक मानी जीवन में केवल एक बार। पौधों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा। पौधों में जनन प्रावस्था को लेके चल रही हूँ। तो पौधों को जनन प्रावस्था में दो भाग दिए, मोनोकार्पिक यानी कि संपूर्ण जीवन में केवल एक बार पुष्प लगते हैं, उसके बाद में उस पुष्प की मृत्यु हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, जीवन में केवल एक बार पुष्प लगते हैं, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे उदाहरण आप कर लीजिए, 1 वर्षीय पादप, जैसे गेहूं, मूंग, मोठ, बाजरा, चना, ये सब एक बार आप फसल बोते हो, उसके पुष्प लगते हैं, फल लगते हैं, पौधा मर जाता है। अगली बार फिर नई सीजन आती है, फिर बीज बोते हो, फिर पुष्प लगते हैं, फिर बीज बनते, फिर फल बनते, फिर पौधा मर जाता है। ऐसा ही होता है ना रे? होता है जी। तो 1 वर्षीय पादप है ना। कुछ बहुवर्षीय पादप भी आते हैं, कुछ बहुवर्षीय पादप भी आते हैं, जैसे बम्बू, बांस की कुछ प्रजातियां हैं जिनमें पुष्प 50 से 100 साल के बीच में लगते हैं। 50 साल होने के बाद में पुष्प लगेंगे। पहले पुष्प देखो 50 साल तक जीवित है, बहुवर्षीय हो गया। 50 साल के बाद में पुष्प, क्योंकि जब तक पुष्प नहीं लगते पौधा मरता नहीं है, तो 50 साल के बाद में पुष्प कभी भी लग जाएंगे और उस पौधे की मृत्यु हो जाएगी। तो जीवन में पुष्प तो एक बार ही लगे, लेकिन 50 साल के बाद तक लगे हैं। 50 साल 70 80 90, तो जब तक जाए तब तक है ना। 100 तक तो दिए ये मैंने। देखो ये एज अप्रोक्सीमेटली होती है, भाई सीधी बता दूँ, लगभग होती है, श्योर नहीं होता, पहले ही बता दूँ। एज कभी श्योर नहीं होती, ठीक है। तो उदाहरण याद रख लो। अब आ जाओ पॉलीकार्पिक। 2 या 2 से अधिक बार पुष्प लगना जीवन में 2 या 2 से अधिक बार पुष्प लगना क्या कहलाता है? पॉलीकार्पिक कहलाता है जी। पॉलीकार्पिक, जैसे आप देखते हो आम का पेड़, आम देखते पानी आ गया, आम है ना। और लिख लो, नीम लिख लो, है ना। जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप देखते हो। ये बहुवर्षीय है कि नहीं। कुछ द्विवर्षीय पादप भी होते हैं ना, 2 साल वाले होते हैं, 2 बार पुष्प आते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे आम बहुवर्षीय पादप है। अब आम में एक सीजन है गर्मी, है ना। इस गर्मी के अंदर क्या आते हैं? आम आते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ये सुनो कि गर्मियों में आम आ गए, तो इसका मतलब 3 महीने तो मान के चलो, इससे 3 महीने, क्योंकि आम लगेंगे भी, पकेंगे भी, हम 3 महीने मान के चलो। तो यहाँ पर ये मान लो आप, मैं इसे कह दूँ मार्च कह दो, चलो मार्च कह दो, अप्रैल कह दो। इस समय इसके क्या लगे? पुष्प लगे, ठीक है। क्या लगे? पुष्प लगे। पुष्प से क्या लगे? फिर फल लगे। और हमें अब जून जुलाई के अंदर हमें आम मिल गए, ठीक है। अब जैसे अगस्त सितंबर आएगा, आम खत्म हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे। फिर मार्च का महीना आया, इसका मतलब वो पेड़ खत्म थोड़ी ना, वो पेड़ तो है, उसकी पत्तियां लगी हुई है, वो खाना बना रहा है अपना। फिर मार्च अप्रैल आया, फिर पुष्प लगे, फिर फल लगे, फिर वो फल खत्म हो गए। अगली बार फिर मार्च अप्रैल आया, उसी पौधे के फिर पुष्प लगे, फिर फल लगे, फिर खत्म हो गए। तो इन्हीं को बोलते हैं पॉलीकार्पिक, यानी कि जो बहुवर्षीय पादप होते हैं और जीवन में कई बार, बहुत बार। अब देखो बहुवर्षीय तो ये भी था, सीधी सी बात है, ये भी बहुवर्षीय था, लेकिन इसके जीवन में एक बार ही पुष्प लगेंगे। जब भी पुष्प लगे ये पौधा ही खत्म हो गया, ये मर गया पौधा। जबकि इनमें ऐसा नहीं है, एक बार पुष्प लगेंगे, फिर पुष्प लगेंगे, इनमें अंतर है। तो एक बार पुष्प लगे, फिर बीच के अंदर पुष्प लगे, इसमें अंतर पाया, उसे बोलते हैं पुनः प्राप्ति काल। पुनः प्राप्ति काल कहा जाता है, रिकवरी फेज, रिकवरी फेज कहा जाता है, पुनः प्राप्ति काल। एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच का टाइम,
एक बार पुष्प लगने के दूसरी बार पुष्प लगने के बीच के समय को क्या कहते हैं? पुनः प्राप्ति काल कहते हैं। तो बहुवर्षीय पौधा तो ये भी था, बट इसमें पुनः प्राप्ति काल नहीं है, इसकी मृत्यु हो जाएगी। जबकि यहाँ देखो मैंने क्या कहा, एक बार आम लगे घर में, फिर आम खत्म हो गए, फिर मार्च आया, फिर पुष्प लगे, फिर मार्च आया, फिर पुष्प लगे, तो इसे क्या बोलते हैं? इन्हें पुनः प्राप्ति काल बोलते हैं। अब एक है नीला कुरंज, स्ट्रोबेलिन्स, नीला कुरंजी, पादप का नाम है नीला कुरंजी, ठीक है। स्ट्रोबेलिन्स, इसमें 12, मेरी बात सुनो, 12 साल के बाद में पुष्प लगते हैं, 12 साल से पुष्प लगते हैं। इसका मतलब ये पौधा खत्म थोड़ी ना हो गया, तो वो पॉलीकार्पिक के प्रकार हो गए। पौधे जीवित है और पुष्प जीवन में बहुत बार लगते हैं, वो पॉलीकार्पिक होते हैं। 12 साल। अभी देखो पहले की आपके जो बुक है उसमें 2006 में दे रखा है कि 2006 में लगे। अब इसका 12 साल कर दो तो 2018 है ना, 2018 में लगे पुष्प, ये वाली बात है। ये कर्नाटक केरला उस एरिया में पाया जाता है, यानी पूरी जो सड़क वगैरह होती है ना, पूरी नीले पुष्प से ढकी रहती है। इसके नीले पुष्प होते, नीला कुरंजी नीले पुष्प से ढकी हुई रहती है। लेकिन पुष्प लगते तब तो खूब लगते हैं। पूरा का पूरा जो धरातल है जहाँ ये पौधा पाया जा रहा है, सब जगह इसके फूल ही फूल दिखाई देते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन 12 साल में एक बार लगते हैं। चलो यहाँ तक हो गया। अब ये तो मैंने की है पौधों की बात। जनन प्रावस्था में पौधों को मैंने 2 भागों में विभाजित कर दिया, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में विभाजित कर दिया। दोनों में मैंने अंतर बता दिया। जीवन में एक बार पुष्प लगते हैं और जीवन में बहुत बार पुष्प लगते हैं। अब हम करेंगे जंतुओं को विभाजित जनन प्रावस्था में। अब पहले क्या लिए? पौधे। अब जनन प्रावस्था में हम क्या लेंगे रे? जंतु लेंगे। तो देखो जंतु के अंदर हम करेंगे मौसमी प्रजक जंतु, ठीक है। मौसमी, मानसूनी कह दो या सीजनल, मौसमी प्रजनक जंतु। एक है सतत प्रजनक, एक पर्टिकुलर है ना, एक फिक्स या निश्चित मानसून के अंदर प्रजनन की क्रिया करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मौसमी प्रजक कहलाते हैं, ठीक है। एक निश्चित मानसून के अंदर क्या करते हैं? प्रजनन की क्रिया करते हैं, क्या कहलाते हैं? मौसमी प्रजक या मौसम प्रजक कहलाते हैं। याद हो जाएगा, मौसम कह दो या मौसमी कह दो, मौसम प्रजनक कह दो, प्रजनक, ठीक है। इतनी बात। सीजनल है ना, सीजन होगी ना, सीजनल, एक निश्चित मानसून के अंदर प्रजनन। अब ये किस में होता है? ये पाया जाएगा उन जंतुओं में जो सीधे प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, सीधे प्रकृति के संपर्क में रहते, जैसे जंगली जंतु, पक्षी, ठीक है, सरीसृप, एम्फीबिया वाला समूह है जैसे मेंढक। एक निश्चित मौसम में इनमें क्या होता है? प्रजनन होता है। संपूर्ण जीवन में नहीं होता, ऐसे नहीं जनवरी से लेकर के अगली जनवरी तक ना जी, बीच के टाइम में। जैसे मेंढक की बात करूँ, अभी बारिश का मौसम शुरू होगा ना, तो जैसे बारिश के मौसम में प्रजनन की क्रिया होती है। सरीसृप कब करते हैं? जब जैसे छिपकली है, उनको अंडे सेकने के लिए ज़्यादा तापमान की जरूरत चाहिए, तो वो जब गर्मी का मौसम होगा तब करेगी। पक्षियों की भी अपनी एक निश्चित समय होता है, ठीक है। जंगली जंतु होते हैं कुछ, उनमें भी अपना एक निश्चित समय होता है, यानी कि एक जो सीधे वातावरण के संपर्क में रहते हैं, आप ये समझ लीजिए। फिर उसके बाद में सतत, जीवन में कभी भी, है ना, यानी कि सभी मौसम में प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। कोई निश्चित मौसम नहीं होता है। जैसे मानव, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सब हर मौसम के अंदर प्रजनन की क्रिया
हो सकती है। इसमें मानव के साथ साथ में एक और उदाहरण भी दोगे, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन। अब न्यू बोल दो। अभी अभी मैम आपने कहा था कि पक्षियों के तो मौसमी प्रजनक है। हाँ जी, एक विशेष मौसम में ही होता है, लेकिन जब वो प्राकृतिक वातावरण के संपर्क में है, ये प्राकृतिक वातावरण के संपर्क में नहीं है। बहुत सारे मुर्गियों को एक जगह पाला जा रहा है और इन मुर्गियों में कृत्रिम प्रजनन करवाया जाता है। अगर नेचुरल मेटिंग होगी, है ना, मेल और फीमेल, नर और मादा का मिलान होगा, वो तो प्रगति के अनुसार ही होगा, एक विशेष टाइम में ही होगा। लेकिन यहाँ पर तो जो मादा है उसको शुक्राणु दिए जाते हैं बाहर से, कृत्रिम। तो कृत्रिम भी कभी भी दे दो फिर तो भाई। तो जो मुर्गी पालन वाला आ रहा है वो तो आ जाएगा सतत में, कब, क्योंकि मानव की व्यावसायिकता को बढ़ाने के लिए करवाए, तो वो तो कृत्रिम है। लेकिन प्राकृतिक रूप से वो किस में आता है, मौसमी। बाकी सभी पक्षी तो मौसमी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, मानसून के अंदर आ जाएंगे। तो दो प्रकार धान कभी भी नहीं होता है, निश्चित मौसम में प्रजनन होता है और जीव किसी भी समय प्रजनन की क्रिया हो सकती है। क्या कहलाता है, सतत प्रजनक कहलाता है। दोनों में अंतर पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। 2 ही तो नंबर का प्रश्न है, तो एक एक नंबर के 2 हो गए ना। एक में मौसम पूछ लिया और दूसरे में क्या पूछ लिया, सतत पूछ लिया, तो 2 नंबर दे देगा। 2 नंबर लिखोगे तो 1 लिखो तो 1 नंबर देगा, ना लिखो तो 0 नंबर देगा। अगला आ जाओ। तो फिर हम मैं बात देखो, दूसरी बात, सीजनल जो होते हैं वो लगभग ओवीपेरस में होते हैं, लगभग ओवीपेरस, ठीक है, सतत। अब मैं देखो, एक होते हैं जरायुज, आपको पता है ना, एक होते हैं अंडायुज, जो अंडे देते हैं और जो सीधे संतान बच्चों को जन्म देते हैं। ये अंतर पता है ना, जो सीधे बच्चों को देते हैं जरायुज, जो अंडे देते हैं अंडायुज। अब ये जो जरायुज है, इसके अंदर जो मादा है, जरायुज के अंदर जो मादा है, उसके अपन जनन प्रावस्था में चक्कर देखेंगे। तो जरायुज की मादा में जनन प्रावस्था में हार्मोन के बदलने से, अंडवाहिनी में परिवर्तन से, गर्भाशय में परिवर्तन से 2 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। और परीक्षा में पूछा जाता है अंतर इन दोनों चक्र का, पूछा हुआ भी है। एक चक्कर का नाम है मध्य चक्कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक का नाम है ऋतुस्राव, ऋतुस्राव, ऋतुस्राव चक्कर। पहले ये समझा दो, ये अपने आप से देखो। इसमें क्या है, जो उच्च स्तर के स्तनधारी है, जैसे मानव, बंदर, उच्च स्तर के स्तनधारियों के अंदर मासिक चक्कर पाया जाता है। मादाओं में, पहले बात कर दी थी मादा की, तो चक्कर पाया जाता है। इस क्रिया के दौरान गर्भाशय की आंतरिक भित्ति, जिसे आप एंडोमेट्रियम कहते हो, आंतरिक भित्ति टूट जाती है। आंतरिक भित्ति के टूटने से रक्त योनि के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। इसे मासिक स्राव कहते हैं, इसे मासिक स्राव कहते हैं। वापस बोलो, मानव या बंदर में, ठीक है, जब प्रजनन यानी कि जब युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, सलियन की क्रिया नहीं पाई जाती है या निषेचन नहीं होता, या
निषेचन की क्रिया अनुपस्थित होती है तो मादाओं के अंदर गर्भाशय की आंतरिक भित्ति टूट जाती है। आंतरिक भित्ति के टूटने से, ठीक है, रुधिर वाहिनियों के टूटने से योनि के द्वारा रक्त का स्राव होता है। हर महीने होगा, 3 से 5 दिन में उसे ऋतुस्राव कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है, समझ में। ऋतुस्राव को मैं 2 भागों में, ये वैसे पूरा पढ़ेंगे, डोंट वेरी, 4 फेज होते, चारों पढ़ेंगे, बट 3 वाले चैप्टर में। मेनोआर्क और मेनोपुस। मेनोआर्क जिस उम्र में 12, 13, 14, जिस उम्र में मासिक चक्कर शुरू हो गया, मासिक चक्कर की ऋतुस्राव की प्रथम अवस्था मेनोआर्क कहलाती है और ऋतुस्राव की लास्ट अवस्था मेनोपुस कहलाती है। 45 से 50 साल। ठीक है जी, ठीक है। मेनोआर्क पहली अवस्था, मेनोपुस लास्ट अवस्था। अब इधर आ जाओ तो मध्य चक्र। गाय, भैंस, बकरी, स्तनधारी, लगभग सभी स्तनधारियों में निषेचन अनुपस्थित होने पर एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम दीवार नहीं टूटने पर वह पुनः अवशोषित हो जाती है। टूटने पर पुनः अवशोषित हो जाती है। इस अवस्था के दौरान रक्त का स्राव नहीं होता है। इस अवस्था के दौरान रक्त का स्राव नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? मध्य चक्र लगभग सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। मासिक चक्कर नहीं होता है। एंडोमेट्रियम है, गर्भाशय पुनः अवशोषित कर ली जाती है। रक्त का स्राव नहीं होगा। और इस मध्य चक्कर जिन पशुओं में पाया जाता है, जिन जीवों में पाया जाता है, ठीक है, वो एक विशेष समय में मेटिंग करते हैं। मेटिंग करने का मतलब होता है संभोग करना। संभोग का मतलब होता है मेल और फीमेल का मिलन होना। ठीक है, जिसमें जो मेल होता है, जो नर होता है, वो अपने शुक्राणु को मादा के गर्भाशय में छोड़ता है। तो वो एक विशेष समय में होता है। जिनमें मध्य चक्कर पाया जाता है वो एक विशेष समय में होता है। उस विशेष समय को हीट पीरियड बोलते हैं। और हीट पीरियड के समय ही संभोग होगा और ये होगा तभी इनके अंदर प्रजनन की अवस्था होगी, वरना प्रजनन की अवस्था नहीं होती है। चाहे वो 1 साल में हो, चाहे 2 साल में, चाहे 10 साल में, चाहे 15 साल में, जब भी ये हीट पीरियड आएगा तभी वो संभोग करेगी, फीमेल संभोग करेगी, मेल से शुक्राणु को लेगी और इनमें प्रजनन की क्रिया संपन्न होगी। वरना इतने दिन तक कौन सा चक्कर चलता है? मध्य चक्कर चलता है, जिनके अंदर अंडाणु तो बन रहा है, अंडाणु से गर्भाशय टूट भी रहा है, लेकिन रक्त बाहर नहीं आ रहा, रक्त को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ये अंतर है। मध्य चक्कर, मासिक चक्कर नहीं होता, इस मासिक चक्कर होता है, इसमें रक्त का स्राव नहीं होता, इसमें रक्त का स्राव होता है। इसमें एक निश्चित समय में संभोग की क्रिया होती है, इसे हीट पीरियड कहते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई हीट पीरियड नहीं होता, कभी भी संभोग की क्रिया हो सकती है। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास थी ये, ठीक है। आज अच्छा वो एक छोटा सा टॉपिक और कर दो, जीर्णावस्था किसे कहते हो? सीधे से बता दो, जीर्णावस्था में क्या होगा? जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हैं, उपापचयन की जितनी भी प्रक्रियाएं होते हैं शरीर में, वो सभी धीमी पड़ जाती है। जब शरीर में जैविक क्रियाएं धीमी पड़ जाती है तो जीर्णावस्था कहते हैं, उसे बुढ़ापा कहते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान, यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है जी, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। बस पोस्ट प्री रिप्रोडक्टिव फेज किशोरावस्था को कहते हैं। फिर यानी पूर्व प्रजनन किशोरावस्था को कहते हैं। फिर प्रजनन आ गई, फिर जीर्णावस्था को क्या कहते हैं?
प्रजनन अवस्था कहते हैं। वो पूर्व प्रजनन, ये पश्च प्रजनन और बीच वाली प्रजनन। प्रजनन पादपों में मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, है ना। और जंतुओं में मौसम प्रजनन, सतत प्रजनन, और 2 चक्र पटलीय मादाओं में मध्य चक्कर और ऋतुस्राव चक्कर। ठीक है, ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। फिर एक क्वेश्चन दे के जा रही हूँ, मेरी बात सुनिए। एक ऐसा पौधा जिनमें 12 साल में एक बार पुष्प लगते हैं, उस पौधे का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में विथ द नेम लिखना है। तो आप ये आंसर सेंड करोगे। ओके बच्चों।